नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। लास्ट क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक शानदार जानदार और वो एक धमाकेदार टॉपिक पढ़ाऊंगा पॉलिटी का, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है। देखिए, चैप्टर तो मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक, ठीक है, क्योंकि मैं लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाने में तकरीबन 20 घंटे के आसपास का समय ले लेता हूँ। मगर उसमें एक चैप्टर है जो कि मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लगातार आपको देखने के लिए मिलते हैं। डेफिनेट बेसिस पे कई बार वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास यही होगा कि इस एक क्लास में मैं आपको उससे संबंधित सारे जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी वाले फैक्ट हैं वो कवर करवा दूँ। तो डालिए चैप्टर का नाम, कॉपियाँ खोलिए अपनी। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हिंदी में कहते हैं सर भारत भारत शासन अधिनियम। हिंदी में कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 ये आपको देखने के लिए मिलेगा। 95 ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बाईलैंग्वेज लेकर चलूँगा, ना ही कम्प्लीटली हिंदी और ना ही कम्प्लीटली इंग्लिश। ऐसा कुछ रास्ता निकालेंगे कि जो मेजर शब्द होंगे ना कुछ, उनको मैं आपके लिए इंग्लिश में लिख दिया करूँगा और समझा बेसिकली हिंदी में दूंगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि इसके जैसे थ्योरी वाले और भी सेशंस आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके आसपास के कुछ सालों में क्या ऐसी घटनाएं घटी थी, क्या क्या हुआ था जो कि मेजर इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। तो देखिए, बैकग्राउंड में ना मैं इसके दो चीज़ें मानता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो पहली, इसके अंदर जो हेडिंग आप डालेंगे वो बैकग्राउंड है, हिंदी में कहते हैं पृष्ठभूमि। और इसके तहत जो तो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें मानता हूँ ना, वो क्या क्या है? वो है एक तो भारत सरकार अधिनियम 1919 और एक आपको मिलता है साइमन कमीशन 1927 1927। ठीक है, पहले समझाता हूँ फिर आप नोट कीजिएगा इनमें से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आपको मिलता है, जिसे मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, उस एक्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि इस 1919 वाले एक्ट की जांच करने के लिए 10 साल बाद एक आयोग भारत आएगा। मगर कहते हैं कि 10 साल से पहले ही वो आयोग भारत आया, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। अब साइमन कमीशन जब भारत आएगा वर्ष 1928 में, फरवरी 1928 में, तब उसके खिलाफ गो बैक साइमन के नारे जो हैं वो आपको लगते हुए नज़र आते हैं। बेसिकली जब आप हिस्ट्री का हिस्सा पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आता है कि गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे। और कई बार मैंने विद्यार्थियों से, आप लोगों की क्लास में भी मैंने कई बार यह सवाल पूछा है कि क्यों गो बैक साइमन के नारे लगाए जा रहे थे। तो स्टूडेंट बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि सर उसमें कोई भी अंग्रेज़ नहीं था जिसके चलते हम उसमें कोई भी भारतीय नहीं था जिसके चलते हम गो बैक साइमन के नारे लगा रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि भाई पिछले तकरीबन 150 सालों से वो हम पे राज कर रहे थे, तकरीबन अप्रोक्सीमेट वो पिछले 150 सालों से हम पे राज कर रहे थे। तब तो हम गो बैक अंग्रेज़ नहीं लगा रहे थे नारे। बट ऐसा क्या हुआ एकदम से, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई एकदम से कि साइमन कमीशन को देखते ही भाई साहब वो हमारे अंदर का जो खूंखार इंसान था ना वो जाग गया और हम गो बैक साइमन के नारे लगाने लगे। तो उसे समझने के लिए भी आपको 1919 में ही आना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, जब वो भारत आया था तो वो भारत आने वाला पहला ऐसा एक्ट था और एकमात्र भी था जिसमें प्रस्तावना प्रियम्बल, पहला जो पन्ना था वो प्रस्तावना प्रियम्बल का था। और उसके प्रियम्बल में सीधे साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ था कि आने वाले समय में हम भारतीयों के लिए उत्तरदायी सरकार का निर्माण करेंगे। मतलब इंडियंस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। देखो यार, ये पॉइंट मैं समझा सकता हूँ मगर मैं 1919 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 1935 पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जहाँ से जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उसको नोट करते चलिए अपनी कॉपी में, तभी आपके पास संपूर्ण डाटा होगा। वरना तो फिर यकीन मानिए फिर आप सोचते रहेंगे कि मैं कब लिखूँ ना लिखूँ। ठीक है, तो मैंने कहा 1919 के अंदर, 1919 के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ था, प्रस्तावना जो थी उसमें प्रियम्बल उसमें था कि हम भारतीय लोगों के लिए आने वाले समय में उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का गठन करेंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार क्या होती है?
देखिए, उत्तरदायी सरकार का अर्थ तो होता है जिनका चुनाव बेसिकली लोगों के द्वारा किया गया हो और वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। अर्थात जो कानून वो बना रहे हैं वो लोगों को अपने दिमाग में मद्देनज़र रख के बनाएं और कल को उनकी जवाबदेही बनेगी वो कानून वो निर्मित जो करते हैं उसके लिए। तो मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ था, इसका मतलब ये था कि अंग्रेज़ चाहते थे कि हम लोगों की भूमिका, हमारी जो भूमिका है, हम चुनेंगे उस सरकार को। हमारी भूमिका मतलब भारतीय लोगों की भूमिका सरकार में बढ़े, इन्वॉल्वमेंट बढ़े। पर हाँ, उसमें नीचे एक शब्द, एक लाइन और लिखी हुई थी कि यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी, मतलब तब भी जब आप उत्तरदायी सरकार का गठन करवा देंगे तब भी आप ब्रिटिश टेरिटरी का हिस्सा ही रहेंगे, ये लिखा हुआ था। मगर इस एक्ट के माध्यम से हमें ये तो क्लियरिटी मिल गई थी कि अंग्रेज़ चाहते हैं हमारी भूमिका जो है वो सरकार में बढ़े, हम लोग अपनी सरकार चुनें, वो लोग कानून बनाएं, हमारे लिए एक बेहतर प्रणाली जो है वो निर्मित हो, ये चीज़ उससे क्लियर हो रही थी। अब हम बहुत सारी आशाएं उम्मीदें बांधकर बैठे हुए थे, मगर इन आशाओं को ठोकर तब लगी या चोट तब लगी जब साइमन कमीशन के बारे में हमने सुना। और हमने सुना कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, उसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे। उसका गठन वर्ष 1927 में स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से या स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से किया गया था। बाद में चल के उसका नाम साइमन कमीशन रखा गया क्योंकि उसका अध्यक्ष सर साइमन था। अब कई बार कई किताबों के माध्यम से शायद आपने भी पढ़ा होगा कि फिर हमें चुनौती दी जाती है, तो मैं थोड़ा सा पोलाइट वे में आपको समझाऊंगा कि वो चुनौती थी या क्या था। 1927 की ही घटना को पहले वर्णित कर रहा हूँ आपके सामने, मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूँ, ग्राउंड बना रहा हूँ 1935 एक्ट के लिए। अब 1927 में जब ये बात भारत सचिव को पता चलेगी, किसे? भारत सचिव को। उस समय कौन था? बिरकिन हेड। 1927 में जब ये बात बिरकिन हेड को पता चलेगी कि भाई भारत के लोग तो, और भारत के जो राजनीतिक दल है मेजर, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तो ये तो मन बनाकर बैठ गए हैं कि भाई जैसे ही साइमन कमीशन आएगा हम तो इसको बॉयकॉट करेंगे और हम तो इसके खिलाफ रहेंगे, हम अपनी तरफ से कोई भी सपोर्ट जो है नहीं करेंगे। अब बिरकिन हेड को ये लगा कि भाई लगता है शायद कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, जिसके चलते बिरकिन हेड कहता है कि हमें लगा था कि शायद भारत के जो लोग हैं वो संविधान को निर्मित करने जितने सक्षम नहीं हैं। शायद आप अभी उस सिचुएशन में नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभा पाएँ, जिसके चलते हमने किसी भी भारतीय सदस्य को उस साइमन कमीशन में नहीं जोड़ा है। उसके आगे वो कहता है कि बट यदि आपको लगता है कि आप एक संविधान का निर्माण कर सकते हैं और उस संविधान को भारत में हर एक राजनीतिक दल स्वीकार कर सकता है तो गो अहेड। बिरकिन हेड कहता है कि गो अहेड, आप बनाइए एक संविधान। अगर आपके बनाए हुए संविधान को भारत में हर एक राजनीतिक दल, हर एक व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया तो हम भी उस संविधान को स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद की कहानी ये कहती है कि सर इसे एक्सेप्ट किया और एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू को। बिरकिन हेड ने कहा कि भाई अगर आपको लगता है आप बनाइए, तो एक कमेटी बनाई गई और एक कमेटी का कांग्रेस के माध्यम से ही करवाया गया सारा काम। उस कमेटी के अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाई गई जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब साइमन कमीशन भारत आ गया। बहुत कम लोग आप में से जानते होंगे साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। उसके खिलाफ बहुत नारे लगे गो बैक साइमन के, जिसके चलते और जिसके डर से वो वापस भाग गया था, ब्रिटेन चला गया था भाग के। साइमन कमीशन के सारे सदस्य लौट गए थे दबे पाँव। उसके बाद वापस आएंगे 1929 में और क्रिएट करेंगे अपनी रिपोर्ट। अब देखिए, हमारे पास साइमन कमीशन है, एक नेहरू साहब, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी है जिसके वो अध्यक्ष हैं और वो नेहरू रिपोर्ट पेश करेंगे। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है, नेहरू रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जो नेहरू रिपोर्ट है, मोतीलाल नेहरू वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। और मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि भाई जो नेहरू ने बनाया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है हम संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते जिन्ना एक और रिपोर्ट बनाते हैं जिसे जिन्ना के 14 पॉइंट्स की रिपोर्ट कहा गया है। अब बेसिकली 3 रिपोर्ट्स हैं, साइमन की रिपोर्ट, नेहरू जी की रिपोर्ट और जिन्ना साहब की रिपोर्ट, ये 3 रिपोर्ट्स हैं। अब इन तीनों रिपोर्ट्स पे चर्चा करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना इरविन को सलाह देते हैं। इरविन जो उस समय वायसराय आपको मिलेगा, कि इन तीनों रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हम सम्मेलन बुला लेते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके चलते इन तीनों रिपोर्टों पे चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन करवाए जाते हैं 1930, 1931 और 1932 में। और इन 3 गोलमेज सम्मेलन में जो भी निकल के आता है, जो भी आप समझ सकते हैं
इन तीनों रिपोर्ट्स पर चर्चा करने के बाद जो भी निकल के आता है उसे सफ़ेद पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाता है वर्ष 1933 में, 1933 में। और उसी वो सफ़ेद पत्र और कुछ जॉइंट कमिटीज़ भी थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। साइमन, नेहरू और जिन्ना की रिपोर्ट, जॉइंट कमिटीज़ की रिपोर्ट, इन सबको मिलाकर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया। उस डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया गया सफ़ेद पत्र के रूप में 1933 में। और वही जो डॉक्यूमेंट है वो आगे चल के आता है भारत में भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से। यह अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा गया भारत में अब तक का सबसे बड़ा दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। कई बार इस तरीके से जो प्रश्न है वो भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के किसी भी पॉइंट में किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो आपको नहीं होगी। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या अगर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एक बार। यहाँ तक कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार बताइए। चलिए आगे चलेंगे। अब जो मैंने बैकग्राउंड आपको समझाया है उससे संबंधित कुछ मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने बोला ये था भारत शासन अधिनियम। शासन सरकार दोनों बोल देते हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 1990। मैंने कहा इसी में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के संबंध में भी कहा गया था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के संबंध में, जिसे उत्तरदायी सरकार हम कहते हैं। ठीक, उत्तरदायी सरकार की परिभाषा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई। इसके बाद मैंने कहा इसी में कहा गया था कि एक आयोग भारत आएगा, एक आयोग भारत आना था, भारत आना था। इसकी जांच के लिए कितने साल बाद? 10 साल बाद, 10 ईयर्स बाद, 10 साल बाद ये आयोग भारत आना था। उसके बाद मैंने कहा 10 साल तो नहीं मगर उससे पहले ही उसका गठन किया गया। उसका नाम है साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष था सर साइमन। अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना तो साइमन कमीशन एक टॉपिक है ना। कभी टाइम मिलेगा बीच में तो मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 30 मिनट के आसपास का टॉपिक है, उसको अलग से भी डिस्कस किया जा सकता है। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था सर साइमन। ठीक, 1927 में ही मैंने कहा भारत सचिव हुआ करता था बिर्किनहेड। कौन हुआ करता था? भारत सचिव था उस समय, नाम था बिर्किनहेड। और ये बिर्किनहेड कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप संविधान बना सकते हैं तो करिए निर्माण संविधान का। अगर भारत में हर एक राजनीतिक दल और लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया तो हम भी तैयार हैं, हम भी उसे स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टेटमेंट में उम्मीद करता हूँ आगे आप पूरी लिख लेंगे। छोटे बच्चे नहीं हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कंफर्टेबल हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद हमने पृष्ठभूमि बनाई थी। ये पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं कि 1935 के आसपास हुआ क्या, उनको डिस्कस कर रहे हैं। 1928 में मैंने कहा आपको नेहरू रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है। कौन सी रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है? नेहरू, आपको नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इस समिति का, ये नेहरू समिति का जो अध्यक्ष था वो मोतीलाल नेहरू आपको मिलते हैं। कौन मिलते हैं? मोतीलाल नेहरू आपको मिलते हैं। इस नेहरू समिति में SC ST के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात की गई थी। इसी में मौलिक अधिकारों के संबंध के लिए भी बात की गई थी। ये भी टॉपिक है खुद में ही एक, मौलिक अधिकारों को लेकर भी इसमें चर्चा की गई थी। तो मैं फिर कहूँगा ये भी स्वयं में एक टॉपिक है। नेहरू रिपोर्ट भी स्वयं में एक टॉपिक है कि मीटिंग कहाँ हुई, पहले रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, इस तरीके से। बट हम वनडे के हिसाब से ही ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं अभी, तो एक दिवसीय परीक्षा के हिसाब से। तो 1928 नेहरू रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट जो है
उसे पेश किया गया था 10 अगस्त 1928 को। 10 अगस्त 1928 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की थी, रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है, अब देखिए, एक तो नेहरू रिपोर्ट हो गई हमारे पास, इसके बाद एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास हो जाएगी, एक नेहरू रिपोर्ट हो जाएगी, एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास हो जाएगी, और एक और मैंने कहा जिन्हास 14 पॉइंट, जिन्हा के 14 सूत्रधार या 14 पॉइंट कई बार हम कह देते हैं उसे, जिन्हा, जिन्हा के 14 पॉइंट की रिपोर्ट, जिन्हास 14 पॉइंट्स रिपोर्ट। और इन तीनों पर चर्चा करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना इरविन को सलाह देते हैं कि सम्मेलन करवा लेते हैं, कॉन्फ्रेंस करवा लेते हैं, और इन तीन पर चर्चा करने के लिए करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। इन पॉइंट्स को इसीलिए ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं लिख रहा हूँ, रैंडमली लिख रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का भाग है, आप भी जानते हैं। तो मुझे पॉलिटी पढ़ानी है आपको। 1930, 1931, 1932 गांधी जी किस जहाज़ से गए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर साहब ने कैसे भाग लिया, जिन्हा ने किस किस सम्मेलन में भाग लिया, गांधी जी को किसने अधनंगा फ़कीर कहा, ये सब हिस्ट्री का विषय है सर, पॉलिटी का विषय नहीं है। पॉलिटी के लिए मेरे लिए केवल पृष्ठभूमि है ये, कि भाई मैं जिस एक्ट को भारत लेकर आ रहा हूँ, 1935 वाली एक्ट को, उस एक्ट के भारत आने के आसपास के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मुझे पृष्ठभूमि नहीं पता होगी, अब तक रटा है तुमने केवल कि 1935 में डाईआरकी लिया है केंद्र में, ये भाई रटने से नहीं बनेगी बात, थोड़ा सा डिटेल में जाके थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से एक रिपोर्ट निकल के आई, और कुछ जॉइंट कमिटीज़ की रिपोर्ट थी, कुछ जॉइंट कमिटीज़ बनाई गई थी, उनकी भी रिपोर्ट थी। इन्हें मिलाकर एक दस्तावेज़ तैयार किया गया और उसे 1933 में सफ़ेद पत्र के रूप में, सफ़ेद पत्र के रूप में, वाइट पेपर डॉक्यूमेंट के रूप में पब्लिश कर दिया गया। किसके रूप में? वाइट पेपर डॉक्यूमेंट के रूप में, सफ़ेद पत्र या सफ़ेद दस्तावेज़ के रूप में पब्लिश कर दिया गया, जारी कर दिया गया, जारी कर दिया गया था। ठीक है जी, सफ़ेद पत्र, वाइट पेपर डॉक्यूमेंट या के रूप में उसे पब्लिश कर दिया गया था, जारी कर दिया गया था। और यही आगे चल के भारत आता है 1935 में और कहलाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या कहलाता है? भारत सरकार, यही कहलाता है भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, वेलिंगटन करके यहाँ पे उस समय वायसराय था। वायसराय कौन था? वेलिंगटन, वेलिंगटन करके उस समय वायसराय था। और उस समय भारत सचिव आपको मिलता है, भारत सचिव आपको मिलता है लॉरेंस डुंडास। कौन मिलता है? लॉरेंस डुंडास। इसी को कहा गया है सेकंड मार्कस ऑफ ज़ेटलैंड। ठीक है, इसी को सेकंड मार्कस ऑफ ज़ेटलैंड कहा गया है। वेलिंगटन को मेरे ख्याल से फर्स्ट मार्कस ऑफ ज़ेटलैंड कहा गया है। आपको लिखना हो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप गूगल करते हैं तो ज़ेटलैंड आपको दिखाएगा, तभी मैं बता रहा हूँ सेकंड मार्कस ऑफ ज़ेटलैंड भी इसे कहा गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के पॉइंट में अभी कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। फोकस मेरा देखो कंटेंट पे रहेगा, कमेंट आपकी मैं लेने के मूड में हूँ नहीं, क्योंकि थ्योरी में कमेंट नहीं लेनी होती। तुम आंसर कर रहे होते, मैं वनडे एग्ज़ाम, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा होता, बताइए 4 में से क्या है, तो बनता फ़र्ज कि अच्छा बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो सर आप, फिर वो बनता है। बट थ्योरी में कोई आवश्यकता नहीं है। आ गया भारत सर, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं 1935 के बारे में। भारत आया सबसे बड़ा दस्तावेज़ यही था, भारत आया सबसे बड़ा दस्तावेज़, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, भारत आया सबसे बड़ा दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट यही था। ठीक, पंडित नेहरू कहते हैं ये
चार्टर ऑफ स्लेवरी है। पंडित नेहरू क्या कहते हैं? पंडित नेहरू बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं गुलामी का दस्ता इसे कहते हैं। चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया है इसे। क्या कहा गया है? चार्टर ऑफ स्लेवरी, गुलामी का दस्ता इसे कहा गया है। इसके अलावा एक जो राजस्थान टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है रिट की, वहाँ एक स्टेटमेंट दी गई थी और कहा गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के संबंध में कहा गया है कि वो ऐसी गाड़ी के समान है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन नहीं है। इसी के लिए कहा गया, प्लीज़ नोट कीजिएगा, है ना, एक ऐसी गाड़ी के समान है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन नहीं है। किसके लिए कहा गया? इसी के लिए कहा गया। इसी को कहा गया ऊपर से लोकतांत्रिक अंदर से खोखला। मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। एक स्टेटमेंट और है, सड़ा गला रद्दी अधिनियम, ये दी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स बोलिए, चारों याद होनी चाहिए। पूरा टेस्ट लूँगा किसी दिन, सब कुछ लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मान रहा हूँ आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और सुन रहे हैं बात। यही पढ़ाने की शैली होती है सर, थ्योरी ऐसे ही पढ़ाई जाती है। फिर तो पुस्तक पढ़ लेंगे घर बैठ के। अगर मुझे मान लो तुम्हारे हाथ पकड़ के एक एक पॉइंट लिखवाना है तो फिर पुस्तकें पढ़ लेंगे ना, फिर तो आवश्यकता क्या है। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखवाई है। पंडित नेहरू कहते हैं क्या? पंडित नेहरू कहते हैं भाई साहब गुलामी का दास्ता इसे कहा गया, चार्टर ऑफ स्लेवरी इसे कहा गया। साथ के साथ पंडित नेहरू ही कहते हैं कि ये कैसा अधिनियम है, ये उस गाड़ी के समान है जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है, इंजन नहीं है। ये भी पंडित नेहरू ने ही कहा था। मदन मोहन मालवीय कहते हैं ऊपर से लोकतांत्रिक अंदर से खोखला। और एक स्टेटमेंट मैंने और दी, जिन्हा कहते हैं सड़ा गला रद्दी अधिनियम 1935 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात बन गई। चलिए, अब सर ये भारत तो आ गया, वो तो हमने देखा, आ गया भैया भारत, बहुत अच्छा काम कर दिया भारत आकर इसमें। ठीक, अब इसके संबंध में एक एक करके हम पॉइंटों को जानेंगे और समझेंगे चीज़ों को कि क्या चीज़ें थी और क्या नहीं थी। ठीक है जी, अब 1935 में हम देख रहे हैं कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या नहीं। देखो, वैसे मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, पहले मैं बैकग्राउंड पढ़ाता हूँ, उसके बाद में पढ़ाता हूँ कि सरकार पर किसका नियंत्रण था, उसके बाद में पढ़ाता हूँ प्रशासन कौन संभाल रहा था, उसके बाद में समझाता हूँ केंद्र सरकार कौन संभाल रहा था, फिर प्रांत कौन संभाल रहा था, ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, वैसे ही करवाता हूँ आपको भी। बट एक नोट डाल लीजिएगा यहाँ पे पहले, 1935 अधिनियम में, 1935 अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना नहीं थी। कई बार स्टेटमेंट कंक्लूजन में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती। चलिए जी, तो बैकग्राउंड था, अब तक जितना आपने समझा है ना वो सारा बैकग्राउंड था। अब यहाँ से हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सरकार पर नियंत्रण। सरकार पर नियंत्रण, सरकार पर नियंत्रण का अर्थ है कि भारत में सरकार पर किसका नियंत्रण था, किसमें? भारत में सरकार पर किसका नियंत्रण था, ये है। तो देखिए 1858, 1858 में, क्योंकि देखिए मैं केवल एक ही एक्ट पढ़ाया आपको, पिछले पढ़ाई नहीं है, तो थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, बट फिर कहूँगा मैं 25 घंटे, 20 से 25 घंटे लेता हूँ सारे एक्ट पढ़ाने में। मैंने कहा 1858, 1858 अधिनियम के तहत 2 बॉडीज़ को ख़त्म करके कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 अलग अलग बॉडीज़ थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन्हें ख़त्म कर दिया और इनके स्थान पे एक नया बनाया गया जिसे हमने भारत सचिव कहा है। तो सरकार पर नियंत्रण किसका था? भारत सचिव का। और भारत सचिव की सहायता के लिए भारत में बैठा होता था वायसराय। अभी वही परिस्थिति है, बदलाव नहीं हुआ, यहाँ वो लिखूँगा। ठीक है, नियंत्रण किसका था? नियंत्रण था भारत सचिव का। और इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए भारत में होता था कौन? इसकी सहायता के लिए भारत में होता था वायसराय। उस समय भारत सचिव कौन था? लॉरेंस डुंडास। मैंने कहा इसे ही सेकंड मार्कस ऑफ जेटलैंड कहा गया है, लॉरेंस डुंडास। क्लियर? अब इसको ना सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यों की टीम थी, इसके सलाहकार हुआ करते थे, उसमें 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। ये बनाए गए थे 1858 में। इनकी संख्या को चेंज कर दिया गया, 15 के स्थान पे कितने कर दिए गए? 6।
ठीक है, और ये प्रॉपर सलाहकार आयोग कहलाएगा आपसे 1935 से। ये बदलाव किया गया, ये चेंज किया गया। इसके अलावा एक चेंज और किया गया सर, यहाँ पर एक नोट डालिएगा छोटा और लिखिएगा, भारत शासन अधिनियम के साथ एक और आया था, बर्मा शासन अधिनियम भी आया था। क्या आया था? बर्मा शासन अधिनियम भी आया था। ये भी आपको आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और इसी बर्मा शासन अधिनियम के तहत आप एक चीज़ देखेंगे, या एक बहुत ही मेजर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे मेजर डेवलपमेंट? वो ये होगी कि अब तक जितने भी एक्ट आ रहे थे ना, उसमें जो भी भारत सचिव था वो भारत भी संभाल रहा था, और ये बर्मा जो है ये भी ब्रिटिश एंटिटी का हिस्सा था, इन्हें भी संभाल रहा था। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्होंने बर्मा को सेपरेट कर दिया है, और सेपरेट बर्मा और सेपरेट इंडिया का जो पहला एक ही बनाया गया था सचिव, उसका नाम लॉरेंस डुंडास ही था। इनका जो सेपरेट नहीं एक ही सचिव बनाया गया था, उसका नाम क्या था? लॉरेंस डुंडास। दोबारा समझाता हूँ, है ना, दोबारा समझाता हूँ, ये पॉइंट दोबारा समझिएगा। देखो, बर्मा एक प्रांत हुआ करता था। जब हम शुरू से पढ़ते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, तो प्रांत मिलता है। बट बर्मा को ना सेपरेट कर दिया गया। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ साथ बर्मा शासन अधिनियम 1935 भी आया, और इन्हीं एक्ट के बेसिस पे 1937 में बर्मा को सेपरेट कर दिया। बिहार ऐसा ही नहीं, ये प्रश्न पूछा था। अब मैंने कहा ये सेपरेट तो हो गया, मगर ये अलग और भारत का अलग, अलग अलग एंटिटीज़ हो गई। मगर इन दोनों एंटिटीज़ को संभालने के लिए व्यक्ति एक ही बिठाया था, सेक्रेटरी एक ही बिठाया था, जो कि कैबिनेट, ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटेन में। और वो जो उस समय सचिव दोनों का कॉमन था, उसका नाम है लॉरेंस डुंडास। इसे ही सेकंड मार्कस ऑफ जेटलैंड भी कहा गया है। मैं फिर बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इसे ही सेकंड मार्कस ऑफ जेटलैंड भी कहा गया है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बर्मा को सेपरेट कर दिया गया, ये किसका सुझाव था? साइमन का सुझाव था। मतलब साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था, ये साइमन कमीशन का सुझाव था। उम्मीद करता हूँ बात बन गई होगी, दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं एक एक्स्ट्रा नोट डाल के लिखिएगा, ये साइमन कमीशन का या साइमन कमेटी का सुझाव था। क्लियर? सेकंड था ये, हमने देखा क्या? हमने देखा सरकार पर नियंत्रण किसका है, कैसे है और क्या है। तीसरा पॉइंट होता है प्रशासन। प्रशासन बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, सरकार पर नियंत्रण का मतलब है कि भाई भारत में जो भी सरकार काम कर रही है उस पे नियंत्रण करके कौन बैठा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प कौन कर रहा है? भारत में बैठा हुआ वायसराय। अब एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई काम ढंग से हो रहा है, नाले बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। मैं देखो सीधा सारे पॉइंट भी लिखवा सकता था, बट वो कंफ्यूजिंग होते, तो मैं 1773 से ना ऐसे ही पढ़ाता हूँ एक एक पॉइंट करके, तो ज़्यादा क्लियरिटी रहती है। बट उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे एक एक चीज़ को। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। अब देखो, प्रशासन कौन संभालता था? ये प्रशासन संभालता था वायसराय, वायसराय, और साथ में होती थी इसकी कार्यकारी परिषद। कौन होती थी? साथ में होती थी इसकी कार्यकारी परिषद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्लियर? इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य। ध्यान से देखिएगा, इसमें 6 सदस्य होते थे, और इन 6 में से 3 भारतीय, 6 में से 3 भारतीय सदस्य। क्लियर? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 में से 3 भारतीय होते थे। ठीक है, 1919 में भी यही स्ट्रक्चर था, कोई बदलाव नहीं आया। नो चेंज, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं आया। अब इसके बाद आता है जो चौथा पॉइंट, वो कहता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिख लीजिए आप। ठीक है, पहले ऐसे लिखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रॉपरली। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव या सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्या किया गया था यहाँ पे? इसका नाम बदल दिया गया था। इसे क्या कर दिया गया था? फेडरल गवर्नमेंट। इसे क्या कर दिया गया था? फेडरल गवर्नमेंट। हिंदी में भी लिखता हूँ, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए।
इसे कहा जाएगा हिंदी में संघीय सरकार। अब तक जहाँ पे लिखा हुआ था केंद्र विधायिका, अब वहाँ पे क्या लिख दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार। इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया संघीय सरकार, इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 1919 में ना सिचुएशन कुछ ऐसी थी, 1919 में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि टोटल मिला के केंद्र सरकार में कितने सदस्य थे, 145 और 60। ये थे निचला सदन, ये था निचला सदन 1919 में, और ये था उच्च सदन। ये कौन सा सदन था, ये था उच्च सदन। ये सिचुएशन थी, कब सिचुएशन थी, 1919 में। इनका कार्यकाल 2 साल सर, इनका कार्यकाल 5 साल, ये सिचुएशन थी। और ये मिलकर क्या बना रहे थे, कानून बना रहे थे, ये सिचुएशन थी। अब 1919 में ये थी, 1935 में देखिएगा क्या हुआ, 1935 में सबसे पहले वो जो 145 लिखा है ना, उसके स्थान पे 375। अब मतलब अब जो उच्च सदन है, निचला सदन जो है, जिसे हम आज की डेट में लोअर हाउस कहते हैं, उसमें कितने सदस्य, 375 सदस्य, 375 मेंबर्स आपको निचले सदन में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप देखेंगे उच्च सदन के बारे में, उच्च सदन के बारे में, तो यहाँ सदस्यों की संख्या कर दी गई 260, 260। जैसे आज की डेट में आपको हमारे देश में संसद मिलती है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। इसे आज हम लोअर हाउस ही कहते हैं, लोकसभा, और वो अपर हाउस हो गया राज्यसभा। उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट कह रहे थे उच्च सदन, और ये लोअर हाउस हो गया निचला सदन। तो ये व्यवस्था पहली बार 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसे कहते हैं बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो सदनीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली, दो सदन प्रणाली, सिंपल भाषा में दो सदन प्रणाली, बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब वहाँ जो संख्या थी 145-60, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 375 और 260। कितना कर दिया गया, 375 और 260, ये सिस्टम कर दिया गया। अब इसको ना एज इट इज़ मैं नेक्स्ट पेज पे उतारूंगा, अगले पेज पे भी उसको उतारते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 375 और 260, ये व्यवस्था कर दी गई यहाँ पे। ठीक, सेंटर की बात कर रहा हूँ, केंद्र की। अब अगर हम बात करें ना सर, तो 1919 में, 1919 में, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट थोड़ा सा, लास्ट में इसको एनालाइज करते हुए शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी लिखवा दूंगा कि भाई क्या क्या शॉर्ट फॉर्म में नोट्स होंगे, वो भी लिखवा दूंगा, मगर पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1919 के अंदर ना, 1919 के अंदर लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। किसकी लिस्ट, कि भाई कौन किस पर कानून बनाएगा 1919 में। तो यहाँ पे थी केंद्र सूची या केंद्र सूची, और यहाँ थी प्रांतीय सूची। दो प्रकार की सूचियाँ थी यहाँ, प्रांतीय सूची और ये थी केंद्र सूची। जो केंद्र सूची में 47 विषय थे और प्रांतीय सूची में 50 विषय थे। इन विषयों पर कानून बनाने के लिए दो बॉडीज़ थी, दो प्रकार के थे, ट्रांसफ़र और रिजर्व। ध्यान से सुनिएगा, हस्तांतरित और आरक्षित, ट्रांसफ़र और रिजर्व। ट्रांसफ़र वाले पे कानून बनाता था जीजी, बोले तो गवर्नर। कौन, गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, ये बनाते थे कानून। ट्रांसफ़र पे गवर्नर प्लस, ट्रांसफ़र पे बनाते थे गवर्नर प्लस भारत मंत्री। ध्यान से सुनिएगा एक एक स्टेप, वरना नहीं समझ आएगा। और रिजर्व पे कानून बनाते थे गवर्नर, गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद। ये व्यवस्था ही कहलाती है क्या, यही व्यवस्था कहलाती है द्वैध शासन प्रणाली। यही व्यवस्था क्या कहलाती है, यही व्यवस्था कहलाती है द्वैध शासन प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायआर्की सिस्टम, डायआर्की सिस्टम। ठीक, मतलब प्रांत पर ही दो अलग अलग बॉडीज थी कानून के निर्माण के लिए, उसे ही कहते हैं डायआर्की सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली। अब 1935 में ना, 1935 में साइमन कमीशन ने सुझाव दिया कि यहाँ ख़त्म कर देते हैं इसे, और इसे उठाकर कहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं केंद्र में। ध्यान से सुनिएगा, ये व्यवस्था 1919 की है, आपके सामने लिखे हुए। अब साइमन कमीशन जो रिपोर्ट देता है उसमें ये सुझाव देता है कि द्वैध शासन प्रणाली को प्रांत में ख़त्म कर देना चाहिए और उसे कहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए, केंद्र पे, मतलब सेंटर पे। वो काम किया भी किया। ठीक है, वो काम अब देखिएगा यहाँ किया जाएगा। इसे यहाँ से ऊपर से हटा देते हैं ताकि ऊपर जगह बन जाए।
अब देखिएगा वो काम यहाँ किया भी जाएगा 1935। अब यहाँ पर जो केंद्र लिखा था ना, उसके स्थान पर संघीय लिखा हुआ आएगा, संघीय सूची। कौन सी सूची? संघीय सूची। ठीक है, इसमें कुल मिला के 59 विषय। विषयों का अर्थ यहाँ पे 47 का अर्थ है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को था, जैसे आज अनुसूची 7 में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ आपको मिलेगी संवर्ती सूची। कौन सी सूची? यहाँ आपको मिलेगी संवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास था, इसके पास भी और इसके पास भी। इसमें थे 36 विषय। और एक आपको मिलेगी प्रांतीय या प्रांत सूची, लिख लीजिए सीधा। कौन सी सूची? प्रांत सूची। इसमें कितने विषय थे? इसमें थे 54 विषय। ठीक, 54 आइटम्स। अब उसने कहा कि द्वैध शासन प्रणाली को वहाँ ख़त्म करके यहाँ इंट्रोड्यूस करा गया। यहाँ पे यहाँ दो प्रकार की बॉडी बनाई गई, एक ट्रांसफ़र विषय, एक रिजर्व विषय। ट्रांसफ़र पे कानून बनाने का अधिकार वायसराय, ट्रांसफ़र पे कानून बनाने का अधिकार वायसराय प्लस भारत मंत्री के पास रहेगा। किनके पास? भारत मंत्री। और रिजर्व पे कानून कौन बनाएगा? वायसराय, वायसराय प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ईसी, जिसमें 6 सदस्य थे। अब देखो, जिन्हें ये भारत मंत्री समझ नहीं आ रहा ना, उन्हें ही मैं उस समय इतना चीखम चीख करके समझा रहा था कि इस पॉइंट को नोट करिए। जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, कार्यकारी परिषद, उसमें से 3 भारतीय मंत्री थे। इन्हें ही वो बोल रहा है भारतीय मंत्री, भारत मंत्री, इन्हें ही बोल रहा है। उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आई। और इसी व्यवस्था को क्या हम कहते हैं? इसी व्यवस्था को हम कहते हैं सर द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी सिस्टम। अर्थ इसका ये होता है, अर्थ इसका कि एक ही स्तर पर दो ऐसी बॉडीज़ जो कानून बना रही हैं, एक ही स्तर पे 2 ऐसी बॉडीज़ जो कानून बना रही है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं डायरकी सिस्टम। क्या बात समझ में आई? पल्ले पड़ा? देखो, डोज थोड़ी हैवी है सर, थोड़ी हैवी। अब देखो यार, आज तक पता है तुमने कैसे रटा है? आज तक तुमने रटा है प्रांत में डायरकी लाए गए 1919 में, केंद्र में डायरकी लाए गए 1935 में, प्रांत में ख़त्म कर दी गई। मगर भाई किसने कहा ख़त्म करने के लिए, किसने कहा शुरू करने के लिए? डायरकी सिस्टम होता क्या है, क्या नहीं होता, इसका दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं है हमें। अब जो ग्रेड 1, ग्रेड या बेसिकली ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं ना, ग्रेड 2 में प्रश्न पूछा गया था, इसमें विषय कौन कौन से हैं? 59 आइटम्स है ना, विषय पूछ गया था इसके। मैं मानता हूँ कि हिम्मत है उसकी भाई साहब, इस लेवल के क्वेश्चन तो पूछने चाहिए ही नहीं। अलग ही है भाई, नामुमकिन है इनको कवर करके जाना। यहाँ तक कवर करना भी मैं मानता हूँ आराम से आप ग्रेड 2 को छू रहे हैं, बट इसके बाद अगर वो ये पूछ लेता है कि इसमें विषय कौन सा है कौन सा नहीं है, तो खुद में ही वो मतलब दुश्मनी से निकालने वाली बात होगी, वो दुश्मनी निकाल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था कहला रही है क्या? डायरकी। मैंने कहा प्रांत में ख़त्म करके केंद्र में शुरू कर दिया बेसिकली। और केंद्र को क्या कह रहा है? वो केंद्र के स्थान पर संघीय, फेडरल सिस्टम। लिख दूँ ये नोट डाल के? नोट डाल दिया जाए क्या? 10 का नोट डाल दें? तो एक 10 का नोट डाल के लिखिए, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पे, 1935 के आधार पर डायरकी, जिसे द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं, डायरकी को प्रांतों से ख़त्म करके, डायरकी को प्रांतों से ख़त्म करके संघीय में शुरू किया गया। संघीय का अर्थ प्लीज़ ब्रैकेट में लिखिएगा केंद्र, क्योंकि कई विद्यार्थी कंफ्यूज होंगे आगे चल के। संघीय में शुरू किया गया था, संघीय में शुरू किया गया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बात बन गई, दिक्कत नहीं है। तो ये थी सेंट्रल में व्यवस्था जो अब तक आपने समझी या जिसे अब तक आपने जाना। ये सारी की सारी जो व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलती है सर, ये सेंटर से संबंधित यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ तक अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क, क्वेश्चन पूछिए सर। अगर यहाँ तक कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या है तो। ठीक है जी, एक नोट और डालिएगा इसे। जो विषय
ना तो जो विषय संघ सूची, सॉरी, जो विषय संघीय सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची में नहीं थे, प्रांतीय सूची में नहीं थे, उन्हें रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियों के तहत रखा गया था। कहाँ रखा गया था? उन्हें अवशिष्ट शक्ति में रखा गया था और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, इन विषयों पर कानून और इन विषयों पर कानून और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया था, वायसराय को दिया था। आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेजिडुअरी पावर है। क्लियर है? ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ बात बन गई। यहाँ तक कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलिए जी, अब आता है सर प्रांतीय। कितने हो गए थे? 4 हो गए थे ना, 5वां आता है प्रांतीय। कौन सा? प्रांतीय। अब प्रांतीय विधायिका में भैया क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसको समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा। ठीक, देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, द्वैध शासन प्रणाली, डायरार्की, द्वैध शासन प्रणाली, शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। साथ ही अब प्रांतों की संख्या 11 थी। 2 नया प्रांत बना था, 2 नया प्रांत बना था। कौन कौन सा? उड़ीसा और सिंध। उड़ीसा टूटा था, अलग हुआ था, उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से, और सिंध अलग हुआ था बॉम्बे से, और ये जिन्ना के 14 पॉइंट्स में मांग थी, जिन्नास 14 पॉइंट में मांग थी। सिंध को बॉम्बे से अलग करने की मांग थी। किसने की थी? जिन्ना ने। इस मांग को स्वीकार किया गया था। इसके साथ साथ एक और मांग थी जिन्ना की कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियल प्रोविंस को भी प्रांत बनाया जाए, मगर वो पहले से प्रांत था। क्लियर है? 11 प्रांतों में से 6 में दो सदन प्रणाली थी, अपर हाउस लोअर हाउस वाली, उच्च सदन और निचला सदन, 2 सदन प्रणाली थी। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि वो 6 प्रांत कौन कौन से थे जहाँ पे 2 सदन प्रणाली थी। ठीक है, मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें कि वो कौन कौन से 6 प्रांत थे जहाँ पर 2 सदन प्रणाली आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर? अगर इसे एनालाइज करें ना, छठे पॉइंट के रूप में इसे अगर एनालाइज करें, सबसे
सबसे बड़ा अधिनियम दस्तावेज़ यही था जो भारत आया। सबसे बड़ा अधिनियम यही था जो भारत आया था, जो भारत आया था। इसमें 321 सेक्शन थे। आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा, मैंने जब पेड क्लास में पढ़ाया था तब भी कहा था कि मैंने सेक्शन ही पढ़ा है, अनुच्छेद नहीं पढ़ा। ठीक है। इसमें 10 अनुसूचियाँ आपको मिलती हैं और 14 भाग मिलते हैं। कितने भाग मिलते हैं? 14 भाग। इतना बड़ा था ये दस्तावेज़ कि इसमें इतना सब कुछ समाया हुआ था। ठीक, क्लियर है जी? यहाँ तक कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार पूछिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा टॉपिक आपने बहुत ईमानदारी के साथ कवर किया होगा। जितना आप सोचते थे कि केवल इतना ही है, इतना सही है ये चैप्टर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि वास्तविक तौर पर चैप्टर में कितना काम है। अभी भी उसमें और भी काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 11 के 11 प्रांतों के नाम लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इन प्रांतों में चुनाव होंगे, उसे डिस्कस किया जा सकता है। बट मुझे लगता है कि अभी के लिए सफिशेंट है, अभी के लिए हमारा काम जो है इतने से चल जाएगा। ठीक, अभी के लिए हमारा काम जो है सर इतने से चल जाएगा। बट यकीन मानिए, अगर हम और चाहें तो लगभग आधा घंटा इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है मोर देन सफिशेंट है, अभी के लिए काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप वास्तविक तौर पे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं सर, तो देखो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको थ्योरी वाले बैचेस में आना भी पड़ता है, क्योंकि सही में है थ्योरी, काफ़ी कंटेंट है जो आपने शायद कभी कंज्यूम किया ही नहीं है। तो उन बैचेस में आने के लिए अभी उत्कर्ष दिवाली ऑफर के तहत आपको क्या मिल रहा है? अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है सर कोर्सेज़ पे। अगर आप टॉप कोर्सेज़ वाले कोर्स में जाते हैं सर, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा UC13 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर। और कोर्स वैलिडिटी जो है वो टिल योर एग्ज़ाम आपको नज़र आएगी। 1 साल की तो है ही, बट टिल योर एग्ज़ाम ये कोर्स वैलिडिटी आपको नज़र आएगी अगर एग्ज़ाम आगे भी बढ़ता है तो। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से 100% प्रयास करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी होंगी। बट प्लीज़ ये मत बोलना कि इसमें ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी था, इसमें वो आपातकालीन शक्तियाँ भी थी। मैंने वो डिस्कस नहीं किया है ना, क्योंकि उसमें देखो 321 सेक्शन थे, 14 भाग थे, 10 अनुसूचियाँ थी, तो वो तो डिस्कस ही नहीं किया कि 321 सेक्शन में क्या लिखा हुआ था। उसे मैं पार्ट मानता हूँ बेसिकली बोरो कॉन्स्टिट्यूशन का। जब हम पढ़ते हैं उधार लिया हुआ, मतलब क्या चीज़ें हमने किस देश के संविधान से ली हैं या संविधान के स्रोत, तब उसमें डिस्कस कर सकते हैं। और मैं फिर भी यही कहता हूँ कि इसमें 321 सेक्शन थे और इससे हमने हमारे संविधान का 2/3 हिस्सा उधार लिया है। जब 2/3 हिस्सा ही हमने उधार ले लिया तो हम ये थोड़ी पढ़ा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उधार ली हैं, क्योंकि आप जितना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें से तकरीबन 70% या 66.66% हिस्सा तो इसी से आया है। बट वो केवल अकेले साइमन का नहीं था काम, उसमें आपको नेहरू रिपोर्ट की भूमिका भी दिखती है, जिन्ना की भूमिका भी दिखती है। ठीक है, जाने से पहले सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।